हाँ जी, so we have wave optics and the very first topic is इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस लाइट का एक वैसा ही फिनोमिना है जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, जैसे आपने पढ़े हैं लाइट रिफ्लेक्ट करती है, लाइट रिफ्रैक्ट करती है, ऐसा ही फिनोमिना इंटरफेरेंस भी है। इंटरफेरेंस को समझने के लिए हमें लाइट को वेव की तरह ट्रीट करना पड़ता है कि अगर दो लाइट वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, इनकी सेम फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब आप समझते हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन बनती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो दो वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, और एक और टर्म है कि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो या तो जीरो हो या फिर कांस्टेंट हो, या तो जीरो हो या तो कांस्टेंट हो। ऐसी दो वेव्स जब मिलती हैं दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। दो लाइट वेव्स जब सेम डायरेक्शन में जा रही हो, उनके बीच में उनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस हो, जब दो लाइट वेव्स ऐसे सुपर इंपोज होती हैं, इस फिनोमिना को इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी traveling in same direction having constant or zero phase difference superimpose on each other, ठीक है, that is called interference. Clear? Done? अब इंटरफेरेंस में आपके पास इंटरफेरेंस दो तरीके का होता है। अच्छा, एक चीज जो ध्यान रखनी है, इंटरफेरेंस होने से होता क्या है? इंटरफेरेंस होने से इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूशन। When two light waves of same frequency traveling in same direction having zero constant phase difference superimposed on each other, the intensity redistribution takes place. The intensity redistribution takes place. वो redistribution का मतलब क्या है कि जो आपके पास स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होगी। यानी सेंटर पे वी हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी, देन वी हैव मिनिमम, देन वी हैव मैक्सिमम, देन वी हैव मिनिमम। इस तरह से इंटेंसिटी रिडिस्ट्रीब्यूट होती है। इस फिनोमिना को इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटेंसिटी रिडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। टर्म क्या है? इंटेंसिटी रिडिस्ट्रीब्यूशन। सेंटर पे क्या होगा? आपको मैक्सिमा बनेगा, उसके बाद डार्क, फिर मैक्सिमा, फिर डार्क, फिर मैक्सिमा, फिर डार्क। इस इंटेंसिटी रिडिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। सेंटर पे मैक्सिमा, ब्राइट लाइट, फिर डार्क यानी ब्लैक, जैसे आपके पास चेस्ट के ऊपर वो ब्लॉक्स बने होते हैं ना, व्हाइट ब्लैक लाइक दैट, अल्टरनेट व्हाइट ब्लैक, वैसे अल्टरनेट व्हाइट ब्लैक जो है वो स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस बनते हैं, इसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो इंटरफेरेंस दो तरीके का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कब होता है? जब एक वेव का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के ऊपर फॉल करता है, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी इंक्रीज करती है। हमने कहा ना इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, यानी कहीं पर मैक्सिमम हो रही है, कहीं पर मिनिमम हो रही है, तो इसमें इंटेंसिटी बढ़ती है। सपोज इसका एम्पलीट्यूड 5 है, इसका एम्पलीट्यूड 10 है, तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होकर नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 15। और किसी भी वेव की इंटेंसिटी उसके किसके ऊपर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड के ऊपर, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के ऊपर। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो इंटेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? एक वेव का क्रस्ट किस पे फॉल करेगा? ट्रफ पे। जब क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करेगा, ट्रफ इस पे, इसमें क्या होता है आपके पास? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी कम हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर एम्पलीट्यूड सेम होंगे तो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव। डन? यस सर। फेज डिफरेंस का क्या कंसेप्ट है? जब भी एक वेव का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे फॉल करेगा, इट मींस कि दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? पाई का। जब भी क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करेगा, दोनों में कितना फेज डिफरेंस है? पाई का। इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इट विल स्टार्ट फ्रॉम -5।
अगर ये 0 से स्टार्ट होगा तो कहां से स्टार्ट होगा? -पाई से स्टार्ट। ठीक है, क्लियर है? दैट इज डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस कितना आएगा आपके पास? पाई का। कंस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस कितना आएगा? 0। ये ग्राफ से पता लग रहा है पाई का है, क्योंकि ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? -पाई से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट है। कितना फेज डिफरेंस है? पाई का फेज डिफरेंस होता है। डन। तो कौन सुनाएगा इंटरफेरेंस की डेफिनेशन? When two light waves of same frequency having constant or zero phase difference superimpose on each other, then it is known as interference. Then the phenomena is known as interference. The intensity redistribution takes place, and this phenomenon is known as interference. What is constructive interference? Crust of one wave falls on the crust of the other. Destructive interference. तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाई। पाई का या उसका मल्टीपल। ठीक है, जैसे पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, उसके जो मल्टीपल्स, सॉरी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, बट शुड हैव ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। वो भी हम प्रूव करेंगे। ठीक है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है। जैसे हमने भी बात की कि इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या है। इंटरफेरेंस पैटर्न में आपके पास ब्राइट और डार्क बैंड्स बनते हैं, ब्राइट एंड डार्क, इस तरह से आपके पास पैटर्न बनते हैं, ब्राइट डार्क बैंड्स के पैटर्न बनते हैं। तो सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न वो होता है कि स्क्रीन के ऊपर ये पैटर्न अपनी पोजीशन से ना हिले, यानी जहां पर मैक्सिमा है वहां पर मैक्सिमा ही रहे। ये ना कि थोड़ी देर बाद वहां पे मिनिमा बन जाए, यानी वहां पे डार्क बन जाए, या जहां पे डार्क था वहां पे थोड़ी देर बाद ब्राइट बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझे बात को? कि सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब है स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर आपको बैंड बन के डार्क ब्राइट ऐसे बैंड्स बन के, तो वो वही के वही रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डार्क की जगह ब्राइट आ गया, ब्राइट की जगह डार्क आ गया। द पोजीशन ऑफ बैंड्स शुड नॉट चेंज, दैट इज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। द पोजीशन ऑफ बैंड्स, अब ब्राइट बैंड्स को हम कहते हैं मैक्सिमा, डार्क बैंड्स को हम कहते हैं मिनिमा। सो द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा शुड नॉट चेंज विद टाइम, दैट इंटरफेरेंस पैटर्न इज कॉल्ड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। तो क्या होता है जनरल सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न? पोजीशंस उनकी चेंज ना हो, उसे हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या होती है? सबसे पहले हमने टर्म यूज की कि लाइट क्या होनी चाहिए? कोहेरेंट होनी चाहिए। द लाइट शुड बी कोहेरेंट। लाइट कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट लाइट का मतलब क्या होता है? फेज डिफरेंस 0 या फिर कांस्टेंट। अगर दो लाइट वेव्स का फेज डिफरेंस 0 और कांस्टेंट है तो वो कैसा सोर्स है? वो एक कोहेरेंट सोर्स है, दैट इज अ कोहेरेंट सोर्स। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए सोर्सेस कैसे होने चाहिए? बेटा बातें मत करिए। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए सोर्सेस क्या होंगे? कोहेरेंट। कोहेरेंट यानी 0 और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, दो अलग-अलग लाइट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। एक सिंगल सोर्स से निकलने वाली लाइट वेव्स ही सिर्फ कोहेरेंट होती है। एक सिंगल सोर्स से निकलने वाली लाइट वेव्स ही सिर्फ कोहेरेंट होती हैं। कोहेरेंट मतलब एक सिंगल सोर्स, दो अलग-अलग सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। सेकंड कंडीशन, लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। अगर आप चाहते हैं कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न बने तो लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, यानी सिंगल कलर की होनी चाहिए, यानी ब्लू लाइट हो, येलो लाइट हो, ग्रीन लाइट हो। ठीक है ना? जो व्हाइट लाइट है वो नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, इट शुड बी ऑफ सिंगल कलर। डन। उसके बाद थर्ड पॉइंट, द टू लाइट वेव्स शुड हैव सेम एम्पलीट्यूड। उनका एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए। और फ्रीक्वेंसी सेम होती है। और सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। अगर एक वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही है, दूसरी वेव जो है वो इस तरह से ट्रेवल नहीं करनी चाहिए। यानी अगर एक वेव की ऑसिलेशन y एक्सिस में है, दूसरे की z में नहीं होनी चाहिए। दोनों की पोलराइजेशन की स्टेट क्या होनी चाहिए? सेम। दोनों सेम स्टेट में पोलराइज करने चाहिए, y एक्सिस यानी y एक्सिस। डन। ध्यान रखोगे पॉइंट सारे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के।
एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए, यानी देखो डार्क बैंड तब बनेगा ना जब बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी लाइट। 5 को कौन कैंसिल कर देगा, -5, तो बिल्कुल डार्क बनेगा। अगर 5 की जगह 3 आ जाता तो कुछ ना कुछ लाइट आएगी ना, तो फिर वो सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बन पाएगा। तो उसके कोहेरेंट मतलब वो सोर्सेज जिनके बीच में जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। अब अलग अगर आप दो लाइट वेव्स लेते हैं ना, अलग अलग दो ग्रीन कलर के लाइट लिए आपने और दोनों के सोर्सेज अलग अलग हैं, उनमें जो लाइट वेव्स हैं उनका फेज डिफरेंस चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ, वो कांस्टेंट नहीं रहता। So that phase difference should remain constant. वो तभी हो सकता है अगर सोर्स एक सोर्स से निकलने वाली वेव्स का सिर्फ कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, तो दैट इज कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स यानी सिंगल सोर्स, अ सोर्स शुड बी सिंगल और इट शुड हैव कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस। मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए। ध्यान रखोगे सजेन? बोलो रिया, चारों के चारों फैक्टर जल्दी से सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। सेम सेट ऑफ और मोनोक्रोमैटिक। डन। चलिए अब आपके पास क्या है, कंडीशन ऑफ की इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव कब होगी, डिस्ट्रक्टिव। पहली डेरिवेशन कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, उसको ड्राइव करना है। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपके पास पहली वेव है, देखिए ये जो साइन ओमेगा टी है ये एक वेव के रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ए क्या होता है उसका एम्पलीट्यूड, और ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये एक वेव की इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरी वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड भी क्या ले लिया मैंने, a। इसमें दो तरीके से करते हैं कंडीशंस को, सेम एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड। पहले हम सेम एम्पलीट्यूड ले रहे हैं दोनों, ठीक है। अब इनके बीच में फेज डिफरेंस है और वो मैं लेट कर लेता हूँ 5 इज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम। यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ कितने हैं ओमेगा टी प्लस 5, तो 5 क्या है, दोनों वेव्स के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस। डन। पहली वेव a sin ओमेगा टी, दूसरी वेव a sin ओमेगा टी प्लस 5, और 5 दोनों वेव्स के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। अब आपने क्या करना है, सुपर इंपोज करने के बाद दोनों को ऐड कर देना। सिंपली आपने दोनों वेव्स को ऐड कर दिया, y1 प्लस y2, a sin ओमेगा टी प्लस a sin ओमेगा टी प्लस 5। आपने दोनों वेव्स को सिंपली ऐड कर दिया। ए कॉमन ले लीजिए, साइन सी प्लस साइन टी लगाएंगे इसमें। साइन सी प्लस साइन टी क्या होता है, यस, सो इट इज ए कॉमन ले लिया, साइन सी प्लस साइन डी। ये यूज होगा इसके अंदर, दोबारा भी यूज होगा। साइन सी प्लस साइन डी लगेगा, वो तो आपको आने चाहिए। 2 sin c प्लस d by 2 cos c minus d by 2 ये लगेगा साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी है 2 sin c प्लस d by 2, यानी ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2 c प्लस d by 2। साथ में क्या आएगा cos c, क्या है, दिस इज c, दिस इज d। तो c माइनस d दोनों को माइनस करेंगे, ओमेगा टी माइनस 5 अपॉन 2, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसल, 2a cos ऑफ -5 क्या होता है प्लस 5। तो यहाँ पर आपके पास जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ जाती है वो कितनी है, y इज इक्वल टू 2a cos 5/2 sin ओमेगा टी प्लस 5/2। ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन
करो करो जल्दी से, शाबाश, बिना देखे करो। रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है sin c plus sin t लगाओ। हाँ जी, ये एम्पलीट्यूड आ गया इसका, दिस इज एम्पलीट्यूड। करो जल्दी से, शाबाश, लिख के देखो, बिना देखे करके देखो, बोर्ड से मत उतारो, बोर्ड से मत उतारो, समझो और करो बिना देखे। उतारना तो पहले उतारा हुआ तुमने बोर्ड से, अगर बिना देखे करना तो करो, समझो और करो, अपने आप लिख के जल्दी से, बोर्ड से नहीं उतारना। हाँ, अपने अपने आप समझ लो एक बार। पहली वेव है a sin ओमेगा t, दूसरी है a sin ओमेगा t प्लस 5। 5 क्या, दोनों वेव्स के बीच का कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अपनी नोटबुक से पढ़ना, नोटबुक में से पढ़िए, तो अभी कभी याद करिए इसको। दोनों वेव्स को ऐड करेंगे दोनों वेव्स को, और यहाँ पे sin c प्लस sin d लगाएंगे। 2 sin c प्लस d बाय 2, दोनों को ऐड करो, फेस एंगल्स को 2 से डिवाइड करो और सब्ट्रैक्ट करो c माइनस d बाय 2। अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेव आई है आपके पास, इस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ये है। साइन का जो पहले लगा होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड। साइन से पहले क्या होता है, एम्पलीट्यूड। यहाँ पे भी साइन से पहले क्या होगा, एम्पलीट्यूड। अब अपने बात की थी कि इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी इट इज द स्क्वायर ऑफ दिस वन, 2a cos pi by 2 का होल स्क्वायर। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर pi by 2। डन? यस सर। अब यहाँ हम एक सपोज करते हैं एक चीज, कि जो ओरिजिनल वेव है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, I नॉट। तो लेट अस सपोज I naught is the intensity of original wave. ओरिजिनल वेव की इंटेंसिटी कितनी है, I naught। ठीक है, पक्का ओरिजिनल वेव है ना ये, इसकी इंटेंसिटी कितनी लेट कर ली मैंने, I naught। I naught is directly proportional to a square। I naught कितना आ जाएगा, k a square। k a square कितना हो जाएगा, I naught हो जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 into k a square cos square pi by 2। k square किसके बराबर होता है, I naught के बराबर। तो कितना हो जाएगा, 4 I naught cos square pi by 2। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। यानी कि अगर दो वेव्स आपके पास आ रही थी, इसकी इंटेंसिटी I naught, इसकी इंटेंसिटी भी I naught, तो जो नई वेव यहाँ से निकलेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4 I naught cos square pi by 2। जो नई वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 4 I naught cos square pi by 2। अगर दोनों वेव्स की इंटेंसिटी I naught है। डन? कॉस की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो होती है आपके पास n पाई पर। किसको होती है, n पाई। और कॉस की वैल्यू मिनिमम होती है n प्लस 1/2 पाई। इस बात को ध्यान रखें, मैक्सिमम n पाई, मिनिमम के लिए हाफ ऐड कर दो, n प्लस 1/2 पाई। लॉजिक नहीं बता रहा, डायरेक्ट याद करो। कॉस के लिए मैक्सिमम वैल्यू n पाई, मिनिमम n प्लस 1। साइन उसका उल्टा, साइन के लिए उल्टा, बस कॉस क्या रखो, साइन के लिए उल्टा। साइन में मैक्सिमम किस पे होगी, n plus 1/2 pi। मिनिमम किस पे होगी, n pi। तो यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे देखते हैं। तो इंटेंसिटी आ गई 4 I naught cos square pi by 2। इंटरफेरेंस दो तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो चलो कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, 4 I naught। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगी आपके पास, मिनिमम, दैट विल बी 0।
कंस्ट्रक्टिव में अगर दो वेव्स मिल रही है, दोनों की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो रिजल्टेंट कितनी बनेगी? 4 आई नॉट। रिजल्टेंट बनेगी आपके पास 4 आई नॉट। तो वो कब बनेगी? जब कॉस अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा। ये जो फैक्टर है कॉस का, इट शुड टेक इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इट शुड टेक इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 1। और वी कैन राइट cos 5/2 as plus minus 1. cos square 5/2 should be 1. cos 5/2 should be equal to plus minus 1. अभी बताया cos मैक्सिमम वैल्यू कब लेता है? n pi पर। कब लेता है? n pi पर। तो 5/2 को किससे इक्वेट कर दो? n pi से। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया? 2n pi। ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव। अभी जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा कि दो वेव्स हैं, दो वेव्स का सेम एम्पलीट्यूड है और उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। ये दो वेव्स सुपर इंपोज करती हैं। आप बताइए रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी? एंड हेंस आल्सो डिराइव द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। दो वेव्स सेम एम्पलीट्यूड है, इंटरफेरेंस कर रही है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? हेंस डिराइव द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या साइन की जगह कॉस भी हो सकता है। वो कई क्वेश्चन में बोर्ड ने पीछे आ रखे हैं, उनमें कॉस ऐसे भी दे रखा है। दो वेव है, एक है a cos ओमेगा t, दूसरी क्या है? a cos ओमेगा t प्लस 5 मेंशन किया हुआ क्वेश्चन के अंदर। ये दो वेव सुपर इंपोज कर रही है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। cos cos लगाएंगे तब भी सेम यही आएगा। बस आपको ध्यान रखना है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 2n pi। चलिए इंटेंसिटी 0 कब होगी? जब cos की वैल्यू क्या होगी? 0। cos की वैल्यू 0 कब होती है? अभी क्या बने? n प्लस हाफ पाई। n प्लस हाफ पाई मैक्सिमम होती है n पाई, 0 कब होती है? n प्लस हाफ पाई। तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2n प्लस 1 पाई। तो फेज डिफरेंस 2n पाई कंस्ट्रक्टिव। फेज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना हो जाएगा? 2n प्लस 1 पाई। जल्दी से क्वेश्चन तैयार किए 3 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का कि दो इंटेंसिटी कितनी होगी, हेंस डिराइव द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी तो फेज डिफरेंस निकाला, पहले यहां पे देखो। You can also find out the part difference from here. और उससे पहले देखेंगे फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस रिलेटेड कैसे होते हैं। And the relation between phase difference and part difference. Phase difference is 2 pi by lambda into part difference. Phase difference होता है 2 pi by lambda into part difference. तो कंस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस कितना है? 2n pi का। तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? कैलकुलेट कर लो। 2n pi is equal to 2 pi by lambda into delta x। तो डेल्टा x कितना आ जाएगा? n lambda। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आ जाएगा 2n plus 1 pi is equal to 2 pi by lambda into delta x। पाई से पाई किया, डेल्टा x कितना आ जाएगा? n plus 1 by 2। तो भैया इसमें आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस हो गया क्या सबको क्वेश्चन? हो जाए टेस्ट इसका अभी? किससे नहीं होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव में क्या ऐड करना है? हाफ ऐड करना है। डिस्ट्रक्टिव में हाफ ऐड करना है, ठीक है। फेज डिफरेंस 2n, डिस्ट्रक्टिव में 1 ऐड करना है, 2n plus 1, उसमें 1 ऐड करना है, इसमें हाफ ऐड कर देना है, इसमें 1 ऐड कर देना है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की
आपने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन फाइंड आउट कर दी सेम एम्पलीट्यूड के साथ n की वैल्यू स्टार्ट करना order even value तो वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा यहाँ पर मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना आएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई दिस विल बी इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई 2 पाई 4 पाई 0 and all even multiples of 5 or multiples of 5 so the next question अब दोबारा से हमें इंटेंसिटी ड्राइव करनी है पर डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ अब एम्पलीट्यूड डिफरेंट है पहले सेम एम्पलीट्यूड था अब डिफरेंट एम्पलीट्यूड है इसमें किसी को डाउट जो पहली बार कर रहे हैं अथर्व हुआ कि नहीं हुआ थोड़ा थोड़ा नहीं होता है रिवीजन है फाइनल टच अभिनव हो गया चलिए पूरा जोर लगाए करो 100% लास्ट के दिन है अब ये दोबारा करने का टाइम नहीं मिलेगा इसको सब इसमें कोई थोड़ा थोड़ा नहीं है पूरा बस चलो चलिए अब दोनों वेव्स की इंटेंसिटी अलग अलग है एम्पलीट्यूड अलग अलग है a1 sin ओमेगा t a2 sin omega t plus phi देखिए फेज डिफरेंस तो फाई का है ही साथ में दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड भी अलग अलग है यानी यहाँ पर हो गया a1 यहाँ पर हो गया a2 ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ रखे हैं कि दोनों वेव का डिफरेंट एम्पलीट्यूड है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन क्या होगी तो क्या दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली y1 plus y2 a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus 5 दोनों को ऐड कर दिया ठीक है अब यहाँ पर हमें sin c plus sin d नहीं लगा सकते हम इसमें हम sin a plus b लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे sin a plus b sin a plus b होता है sin a cos b cos a sin b वो यहाँ पे लगाएंगे a1 sin omega t plus sin a cos b plus आगे बैठ के भी फोन रख दो ना इसमें क्या है ऊपर आगे sin a cos b plus cos a sin b sin a plus b एक्सपेंड किया आपने sin a cos b plus cos a sin b मल्टीप्लाई कर दीजिए चलिए भाई बातें मत करिए इस पे कंसिडर करो तुम मैथमेटिक्स है सिंपल sin a plus b एक्सपेंड किया क्या होता है कशिश फॉर्मूला तो sin ओमेगा t cos phi plus cos ओमेगा t sin phi a2 आप क्या लेंगे अंदर मल्टीप्लाई में लेंगे अब यहाँ पर sin ओमेगा t है वो तो साइन डेरिवेशन है ये यहाँ पर sin ओमेगा t है यहाँ पर sin ओमेगा t है दोनों में sin ओमेगा t कॉमन ले लीजिए sin ओमेगा t a1 plus a2 cos phi plus a2 cos ओमेगा t sin phi अब यहाँ पर सपोज करना है अब रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बनानी है रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या सपोज करेंगे इस पूरे को हम सपोज कर लेते हैं r cos थीटा और इसको सपोज कर लेते हैं r sin थीटा इसको साथ में a2 भी आएगा मल्टीप्लाई
This is r cos theta. This will be r sin theta. r cos theta, r sin theta. चलिए तो यहाँ पर पुट करिए इसकी जगह r cos theta, इसकी जगह r sin theta. Sin omega t into r cos theta plus cos omega t into r sin theta. इसमें से r कॉमन लेंगे, चलिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी. ये हो जाएगा आपके पास r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. ये हो जाएगा r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. तो ये आपके पास एक रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ रिजल्टेंट वेव r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. कोई दिक्कत इसमें? पक्का? अब इधर हम लोग क्या करेंगे, r को फाइंड आउट करना है. r इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड देन वी विल फाइंड आउट द इंटेंसिटी. r फाइंड आउट करना है. दिस r इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और r को फाइंड आउट करने के लिए हम इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे कि r cos थीटा किसके बराबर है, a1 प्लस a2 cos फाई, और r sin थीटा किसके बराबर है, a2 sin फाई. r cos थीटा बराबर है a1 प्लस a2 cos फाई, r sin थीटा बराबर है a2 sin फाई. ये जो आपने सपोज किया था यहाँ पर उसी को दोबारा लिख लिया. जो आपने यहाँ सपोज किया था उसी को लिखा है. किया था ना सपोज a1 प्लस a2 cos फाई को r cos थीटा और a2 sin फाई को r sin थीटा, उसी को दोबारा लिखा. इसे इक्वेशन 1 और 2 लेके स्केयरिंग एंड एडिंग करनी, r की वैल्यू निकालने के लिए. एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2. Scaling and adding equation first and second. R square cos square theta plus R square sin square theta, a1 plus a2 cos phi का square plus a2 sin phi का square. चलिए आपने क्या कर दी, स्केयरिंग कर दी. अब यहाँ पर r स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है 1. इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो a1 स्क्वायर डन. अच्छा a2 cos स्क्वायर a2 sin स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1. a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos phi. स्टेप नंबर 1, पहली वेव थी a1 हर्ष, उसको करने थे, पहली बार कर रहा हूँ. कोई डिस्टर्ब हो रहा है वो कुछ पीछे बैठा है. a1 cos a1 sin ओमेगा t, a2 sin ओमेगा t प्लस 5, दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड कर दिया. sin ओमेगा t प्लस 5 दैट इज sin a प्लस b. sin a प्लस b क्या होगा, sin a cos b cos a sin b. उसके बाद दोनों टर्म्स में साइन था, आपने साइन कॉमन ले लिया. दिस इज दिस टर्म a1 प्लस a2 cos phi, cos ओमेगा t a2 sin phi.
A1 plus A2 cos phi किसके बराबर है? R cos theta. This is equal to R sin theta. ये सपोज करके आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया और ये R आया, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया। इस R को फाइंड आउट करने के लिए आपने वन और जो आपने सपोज किया था फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इसमें स्केलिंग और एडिंग किया इसको, ये R स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या चाहिए? रिजल्टेंट इंटेंसिटी। एक बात ध्यान से समझिए, अगर आपने सपोज करना है कि अगर इनिशियल एम्पलीट्यूड A1 था तो इंटेंसिटी कितनी आएगी? I1 which is equal to K A1 square। A1 एम्पलीट्यूड था तो इंटेंसिटी कितनी सपोज कर ली? I1। और I1 इंटेंसिटी क्या होता है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड K क्या होता है? कांस्टेंट। ये स्टेप क्लियर है? I1 is equal to K A1 square। Yes sir. सिमिलरली A2 एम्पलीट्यूड है तो I2 कितना होगा? K A2 square। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है? R। इसका कितना स्केल किसके बराबर होगा? I1, I2 और I। अगर एम्पलीट्यूड R है तो इंटेंसिटी I, A1 है तो I1, A2 है तो I2। ये स्टेप क्लियर है? Yes. तो बैठ गया हेड ऑन करके। डन? दोनों तरफ K से मल्टीप्लाई कर दीजिए। K से मल्टीप्लाई करते हैं और K A1 स्क्वायर K A2 स्क्वायर 2, इसको लिखेंगे रूट K A1 बाहर आएगा और रूट K A2। रूट सिर्फ K के ऊपर है, अभी ना पढ़ेंगे बस, अभी ना तेरे और कुछ नहीं होगा। और 4 बार लिखवा के देखो तब छुट्टी होगी तेरी, समझ लियो। अब तू 4 बार लिख के जाएगा। रूट K A1 रूट K A2 और साथ में क्या आएगा? cos phi। चलो K A1 स्क्वायर किसके बराबर था? I1। K R स्क्वायर किसके बराबर है? I के। K A1 स्क्वायर I1। I2 रूट K A1 है ना। अगर आप यहाँ पर स्केलिंग बोथ साइड कर देंगे तो रूट K A1 किसके बराबर आ जाएगा? रूट I1 के बराबर। और रूट K A2 किसके बराबर आ जाएगा? रूट I2 के बराबर। दिस इज द रिजल्टेंट वे। पांच मिनट ले लो, टेस्ट है दोनों इक्वेशंस का अभी। कोई बात नहीं, जिसकी ट्यूशन, हाँ वो अभी देखे, अभी दे।